आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टीवी की खास पेशकश 4 बजे की 4 बड़ी खबर। तो मौसम का मिजाज यूपी में काफी बदला हुआ है। सावन का महीना है। काशी में श्रद्धालुओं की धूम के साथ ही भगवान शिव की अटूट आस्था लिए देश भर से लोग काशी जाते हैं। उसी काशी दौरे पर पीएम मोदी तो जाएंगे ही, साथ ही जनता को सौगात भी देंगे। तो सौगातों को लोकसभा चुनाव से जोड़ते हुए तमाम दलों ने सोशल मीडिया पर अब तंज भी कसना शुरू कर दिया है। तो वहीं सपा ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें पीडीए की गेंदबाजी ने एनडीए को मैदान तक से बाहर कर दिया है। ये क्रिकेट मैदान से नहीं, राजनीति के मैदान से उड़ाने का वीडियो है। तो चुनावी माहौल के बीच कई देश विरोधी संगठन भी अब सक्रिय हो चुके हैं, जिस पर एक्शन लेते हुए एटीएस ने पीएफआई के सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है। तो वहीं इसी बीच हर एक के लिए परेशानी का सबब बनी बारिश ने नगर निगम के कामों की पोल को खोल कर रख दिया है। तो आज 4 बजे की 4 बड़ी खबर में हम इन सभी बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे और साथ ही खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब खबरों पर चर्चा होगी विस्तार से। तो देखिए सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा होती है और काशी श्रद्धालुओं से खचाखच भरी होती है। तो उसी काशी और अपने संसदीय क्षेत्र में पीएम मोदी का दौरा प्रस्तावित है, जो कि 7 जुलाई को यानी कि कल होगा। इस दौरान पीएम मोदी वाराणसी को कुल 12,000 करोड़ की 29 परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें 1800 करोड़ के योजनाओं का शिलान्यास और करीब 10,000 करोड़ के योजनाओं का लोकार्पण होना है। इन योजनाओं में मणिकर्णिका घाट का कायाकल्प, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, 3 रेलवे ओवरब्रिज के साथ ही बीएचयू में बना 10 मंजिला छात्रावास सहित 96 सड़कों की मरम्मत और उसके निर्माण कार्य जनता को समर्पित किया जाएगा। इसके अलावा पीएम वाटर टैक्सी को भी हरी झंडी दिखा सकते हैं। तो कल पूर्वांचल की जनता को सौगात मिलने वाली है और कल पूर्वांचल के 2 शहरों के लिए बेहद ही अहम दिन है, जहां गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत को हरी झंडी दिखाते हुए प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक के लिए रवाना करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी काशी पहुंचेंगे, जो पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, जिसको पूरी तरीके से तैयार कर दिया है, जहां की जनता को कल तकरीबन 12,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। तो 2024 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं विपक्षी एकता को लेकर भी जनसभा के दौरान हमलावर होते हुए नजर आएंगे। तो काशी तैयार हो चुकी है और अब सौगातों की बारी है। जी हाँ, तो कल पूर्वांचल के 2 शहरों के लिए काफी अहम दिन है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए रुक करते हैं सीधा गौरव का, जो इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए गौरव, कल पूर्वांचल के 2 शहरों के लिए काफी अहम दिन है, क्योंकि कल गोरखपुर और काशी की जनता को पीएम मोदी सौगातों की बौछार देने वाले हैं। देखिए मुस्कान, अहम दिन यहाँ पर केवल पूर्वांचल के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर देश के लिए अहम दिन है, क्योंकि 7 और 8 2 दिन जो प्रधानमंत्री के दौरे हैं वो केवल महज उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान 4 जगहों पर इनके दौरे रहेंगे और 4 जगह की जनता को यहाँ पर प्रधानमंत्री सौगात देंगे। अगर हम बात करें कल के दौरे की, कल सबसे पहले प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ जाएंगे और छत्तीसगढ़ में तमाम परियोजनाओं को शिलान्यास करेंगे। वो परियोजना लगभग 6,400 करोड़ की होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री वहाँ से सीधा गोरखपुर आएंगे और गोरखपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस के 2 ट्रेन जो रूट है वह अहमदाबाद जोधपुर और लखनऊ तो गोरखपुर, इन 2 ट्रेनों को यहाँ रवाना करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे। ट्रायल पहले हो चुका है और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ पर लोगों जो आपकी प्रेस है, गीता प्रेस, उसके शताब्दी समारोह में भी शामिल होंगे। इसके अलावा वहाँ पर पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे और चर्चा भी करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री शाम के लगभग बनारस पहुँचेंगे, वहाँ पर बाजितपुर में महत्वपूर्ण जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें काशी की योजनाओं की, क्योंकि काशी से सांसद भी है और वहाँ पर काशी के लगभग लोगों को 12,800 करोड़ की जो योजना है उनका आपको शिलान्यास भी करेंगे और वहाँ पर लगभग 1800 करोड़ की योजनाओं का वहाँ पर लोकार्पण भी होगा।
तो सबसे महत्वपूर्ण मुस्कान यहाँ पर ये है। उसके प्रधानमंत्री अगर बात करें तो वहाँ पर राजस्थान भी जाएंगे, तेलंगाना का भी दौरा है, तो 2 दिन में वो 4 राज्यों में जाएंगे और चारों राज्यों की जनता के लिए यहाँ पर सौगात देने का काम प्रधानमंत्री करते नजर आएंगे। मुस्कान, देखिए गौरव, 4 राज्यों का दौरा है ये तो अहम है, लेकिन यूपी में भाजपा मिशन 80 का लक्ष्य लिए जमीनी मैदान पर उतरी है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी भी अब एक्टिव हो चुके हैं। तो क्या माना जाए गौरव कि यूपी में पूर्वांचल से जो चुनावी शंखनाद है उसकी शुरुआत करते हुए कल पीएम नजर आएंगे? देखिए, चुनावी संग्राम तो मुस्कान हो चुका है। अब यहाँ पर केवल और केवल तैयारी को बेहतर तरीके से गठित करना है, क्योंकि अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि लगातार उत्तर प्रदेश में जनता से अभियान चलाया जा रहा है। टिफिन पर कल भी प्रधानमंत्री टिफिन पर चर्चा करेंगे। टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम लगातार चल रहा है। जो महाजनसभा अभियान है उसकी जो समय था उसकी समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। लाभार्थी सम्मेलन भी चल रहा है। तो यहाँ पर बिगुल तो पहले फूक चुका है, पर यहाँ पर चूंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री का आने की एक अलग एक जो खुशी होती है, उत्साह होता है, वो देखने के वाली बात होती है। और चूंकि यहाँ दूसरा कार्यकाल लंबा पूरा होने वाला है और इस कार्यकाल की जो खूबियाँ हैं वो भी यहाँ बताते नजर आएंगे। और औपचारिक रूप से संक्रांत बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर 4 राज्यों में आएंगे, पर से संक्रांत के उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ये उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पर जनसभा को संबोधित भी करेंगे और युवाओं को शिलान्यास कर जनता को सौगात भी देंगे। मुस्कान, बिल्कुल सही कहा आपने गौरव, धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। तो देखिए, कल पूर्वांचल के लिए काफी अहम दिन हो जाता है, क्योंकि कल पूर्वांचल की जनता को पीएम मोदी सौगात देने आएंगे। और यूपी के अगर हम नजरिए से देखें तो ये खबर बेहद बड़ी हो जाती है, क्योंकि पूर्वांचल के ये जो 2 शहर है, गोरखपुर और वाराणसी, इसे प्रवेश द्वार कहा जाता है यूपी का। ऐसे में अब इन दोनों ही शहरों को पीएम मोदी सौगात देते हुए नजर आएंगे। तो वहीं सपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी एकता की मुहिम के साथ ही लगातार पार्टी की तैयारियों में जुटे हुए हैं। अखिलेश यादव मानते हैं कि यूपी में विपक्षी एकता होने पर भी सपा प्रमुख भूमिका में रहेगी। इसके मद्देनजर उन्होंने बुधवार को पार्टी की पॉलिटिकल लाइन एनडीए को हराएगी पीडीपी तय कर दी है। देखिए, इस पॉलिटिकल लाइन के वीडियो को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज यहां सपा मुख्यालय में हुई पार्टी प्रवक्ताओं की बैठक में लॉन्च किया है, जिसके बाद इसे सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर दिया गया है। सपा की पीडीए मतलब पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक का गठजोड़। अखिलेश यादव जातीय जनगणना कराने की मांग करते हुए सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने अब पिछड़े, दलित और पीडीए की बात कहते हुए इसकी ताकत से ही यूपी में 2024 के चुनाव में एनडीए यानी भाजपा को हराने की बात कही है। तो वहीं सोशल मीडिया पर अब एक वीडियो भी जमकर वायरल हुआ है, जिसमें अखिलेश यादव बैटिंग पिच पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और एनडीए की गेंद को बाहर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं आज सपा कार्यालय के बाहर भी तमाम तरीके के पोस्टर्स देखने को मिले, जिस पर लिखा हुआ है कि जो पीडीए है वो एनडीए को हराएगी। सीधा रुख करते हैं विवेक का इस खबर पर, जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट के साथ। देखिए विवेक, इस वक्त राजनीति अपने चरम पर चल रही है। यूपी में तो मौसम का मिजाज काफी सुहाना है, लेकिन राजनीति में काफी गर्माहट है। ऐसे में अखिलेश यादव पीडीए को साधते हुए नजर आ रहे हैं और बीते दिनों एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो पीडीए है वो एनडीए को हराएगी। पीडीए का समीकरण कितना जरूरी है यूपी के नजरिए से? देखिए, अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की राजनीति में मौसम के हिसाब से बदलाव हो रहे हैं, जहां एक तरफ कहीं धूप है, कहीं छाया वाला काम चल रहा है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी तमाम तरह की चीजें ऐसी देखने को मिल सकती हैं। अभी अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के कुछ नेता कांग्रेस में शामिल हुए। लगातार नेताओं का आना जाना भी आम लोकसभा चुनाव के लिए बना हुआ है। ऐसे में जिस प्रकार से एनडीए वर्सेस पीडीए का राग समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले छेड़ दिया है और काफी मजबूती से वो इस पे बातचीत कर रहे हैं। और जिस तरीके से एनडीए वर्सेस पीडीए के अलावा 80 हराओ भाजपा हराओ, ऐसे तमाम स्लोगन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव देते आ रहे हैं और इससे वो जातीय समीकरण को साधते हुए आम लोकसभा चुनाव में दिखाई दे रहे हैं। और इस जातीय समीकरण के आधार पर ही वो एनडीए को कड़ी टक्कर देने का दावा भी कर रहे हैं।
पीडीए अर्थात तमाम तरह की जो अल्पसंख्यक हैं, जो पीड़ित हैं, जो दलित हैं, उनको एक साथ लेकर बनाया जाने वाला समीकरण है। और एनडीए जो भारतीय जनता पार्टी के साथ उसके सहयोगी दल है, इनके बीच की लड़ाई को वो आधार बना रहे हैं। अगर देखा जाए तो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, इन सभी को मिलाकर अखिलेश यादव कहते हैं कि इनकी हिस्सेदारी आधे से भी ज्यादा है। अगर वो एक साथ एकजुट होते हैं, विपक्षी एकता के साथ आते हैं, तो इस आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना टेढ़ी खीर साबित होगी। जिस प्रकार से देखिए विवेक, अगर हम पीडीए की बात करें, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये तीनों ही बसपा के किसी समय में कोर वोटर्स रहे थे, यानी कि हमेशा से ये बसपा को वोट करते थे। लेकिन जैसे समय का चक्र घूमा तो अब ये सभी वोटर्स भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करते हुए ज्यादा नजर आते हैं। क्या अखिलेश के लिए ये चुनौती है और उस चुनौती से क्या अखिलेश पार पा पाएंगे? देखिए, ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने बसपा के कोर वोटरों में सेंधमारी की है। अगर बात की जाए तो सरकार राशन दे रही है, केंद्र सरकार राशन दे रही है, राज्य सरकार राशन दे रही है, तो डबल इंजन की सरकार का जो इम्पैक्ट बनाया गया है इन वोटर्स में, वो अभी भी बना हुआ है। 5 किलो का राशन जो है इन वर्गों को अभी भी मुफ्त दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बसपा का कोर वोटर था, वो आज भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हुए दिखा जाता है। अगर आपको इन वोटरों को अपनी तरफ साधना है तो कुछ अलग स्कीम्स लानी होगी, अपनी पार्टी के विचारधारा से उनको समझाना होगा, उनको साथ लेना होगा। और देखिए, अब उतना समय लोकसभा चुनाव में बचा नहीं है कि समाजवादी पार्टी इस तरह के पैतरे हथकंडे अपना पाए। तो देखा जाए, बसपा लगातार अपने अभियान चला रही है, अपने कोर वोटरों को फिर से एक साथ जुटने की बात कर रही है। और जहां विपक्षी एकता की बात हो रही है, तो विपक्षी एकता में बसपा का नाम कहीं लिया ही नहीं जा रहा है। बसपा को साथ लाने की बात ही नहीं कही जा रही है। तो समाजवादी पार्टी के लिए पीडीए को एक साथ लेकर आना काफी बड़ी चुनौती होगी। कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी को फायदेमंद बात होगी कि बसपा जो है वो विपक्षी पार्टियों की विपक्षी एकता में शामिल नहीं है, जिसका फायदा सीधे तौर पर आम लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिल सकता है। ठीक है अखिलेश, जिस पीडीए की बात करते हैं, वो कहा जाता है कि पार्टियों को जिताने में या हराने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, यानी कि एक प्लेयर के तौर पर पीडीए को देखा जाता है। ऐसे में पीडीए का जातीय समीकरण विवेक यूपी में क्या है, जिसको साधने के लिए हर एक पार्टी तमाम कोशिश कर रही है? देखिए, अगर बात की जाए तो करीब 19% मुस्लिम वोटर्स हैं। अगर बात की जाए तो 21 या 22% अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात को मिला के वोटर्स हैं। और इस तरह से देखा जाए तो जो दलित वोटर्स है, उसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी जाटा वोटर्स की है। और जाटा वोटर पश्चिम यूपी में ज्यादा तौर पर सक्रिय रहते हैं। वहां अगर बात करें तो रालोद के साथ भी भारतीय जनता पार्टी अंदर ही अंदर बात कर रही है कि रालोद उसके साथ आम चुनाव से पहले आ जाए। और समाजवादी पार्टी का जो क्षेत्र पश्चिम यूपी बताया जाता है, वो वहां पे काफी कमजोर है। तमाम विरोधों, किसान आंदोलन के बाद भी पश्चिम यूपी में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में अपना पताका फहराया था, ये किसी ने ये अभी तक कोई भूला नहीं है। और समाजवादी पार्टी इस बात को अच्छी तरीके से जानती है। तो जिस पीडीए का आधार लेकर समाजवादी पार्टी के नेता लगातार हल्ला बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, पहले वो अपने पीडीए की राजनीति को सुरक्षित करें और अपने वोटर्स को सुरक्षित करें कि वो उनकी तरफ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। क्योंकि राशन के बाद लगातार बसपा के कोर वोटर जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट करते आए हैं। उसके बाद हमने देखा है कि किस प्रकार से जाटोलैंड की भागीदारी भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा देखी गई है। और 17 से 18% बात करें तो जाटोलैंड की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। तो ये तमाम समीकरण है जो किसी न किसी पार्टी का खेल बनाने और खेल बिगाड़ने के लिए काम कर सकते हैं। तो अभी समाजवादी पार्टी को देखिए, पीडीए को अपने पक्ष में लाने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ ही अब हर एक पार्टी को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसे पीडीए है जो गेम चेंजर कहते हैं राजनीति में। धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, 2024 को लेकर के समाजवादी पार्टी भी एक्टिव हो चुकी है और अब नए तरीके की जंग हो चुकी है। जुबानी वार तो जारी ही है, लेकिन इसी के बीच अब डिजिटल फाइट भी सभी पार्टियों के बीच शुरू हो गई है, जिसकी शुरुआत अखिलेश यादव की तरफ से कर दी गई है। जी हां, अखिलेश यादव ने बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्टर जारी किया है और एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह दिखाने का प्रयास किया है कि पीडीए का लक्ष्य लेकर समाजवादी पार्टी इस बार एनडीए के छक्के छुड़ा देगी।
तो वहीं बैंड संगठन पीएफआई के खिलाफ एटीएस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, जहां एक बार फिर से मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार पीएफआई का सक्रिय सदस्य मुनीर आलम को लखनऊ कोर्ट में पेश किया, जिसे कोर्ट ने आज से 10 दिन की कस्टडी रिमांड पर एटीएस को दे दिया गया है। एटीएस के डिप्टी एसपी सुशील कुमार ने बताया कि मुजफ्फरनगर में चरथावल थाना क्षेत्र के दधेड़ू कला निवासी मुनीर आलम साल 2015 से पीएफआई संगठन का सक्रिय सदस्य है। संगठन के प्रतिबंध होने के बावजूद भी वो छिपकर प्रचार प्रसार कर रहा था। मुनीर आलम को मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन के पास से 3 जुलाई को गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए, एटीएस लगातार सक्रिय हो चुकी है, पीएफआई के सक्रिय सदस्यों पर भी एक्शन जारी है। तो वहीं अब एक और पीएफआई के सक्रिय सदस्य मुनीर को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी आज कोर्ट ने रिमांड मंजूर करते हुए 10 दिन की रिमांड पर एटीएस को मुनीर को सौंप दिया है। इस दौरान कई तमाम ऐसे पहलू है जिसको जानने का प्रयास किया जाएगा कि पीएफआई के सक्रिय सदस्य आपस में कहां मुलाकात करते थे, कहां पर इनकी आगे की रणनीति तैयार होती थी, आगे की प्लानिंग किस तरीके से ये करते थे और आगे आने वाले दिनों में इनकी क्या योजना थी, इसको भी जानने का प्रयास आज रिमांड के जरिए एटीएस करने का प्रयास करेगी। रुक करते हैं कलीम का, जो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए कलीम, एटीएस की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है, जहां पर मुनीर को गिरफ्तार किया गया, तो वहीं अब उसकी 10 दिन की रिमांड को मंजूर किया गया है। देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से एटीएस लगातार पीएफआई के सदस्यों के खिलाफ जो अभियान चला रही थी, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है एनआईए की एटीएस की लगातार रेड चल रही है। इसी रेड के तहत तो 2 लोगों की इससे पहले भी गिरफ्तारी हुई थी। उसी गिरफ्तारी के बाद आज एटीएस ने एक गिरफ्तारी की थी, जिसमें मुनीर की गिरफ्तारी बताई जा रही है, जो कि पीएफआई का सक्रिय सदस्य है। क्योंकि इसके द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर भी इसकी लगातार एक्टिविटी देखी जा रही थी और जो युवा वर्ग था उसको भी इसमें संलिप्त करना बताया जा रहा था। फिलहाल इस मामले में जिस तरीके से एटीएस ने उसकी गिरफ्तारी की है, उस गिरफ्तारी के बाद जो रिमांड ली गई है, उस रिमांड में ये कहा जा रहा है कि जो इसके और सक्रिय सदस्य उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि पीएफआई जिस तरीके से बैन है और बैन होने के बाद जो इसको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, उस जिम्मेदारी को ये बखूबी निभा रहा था और इसके पास से जो चीजें मिली हैं उसको भी जब्त किया गया है। और जो एटीएस की टीम है वो एटीएस एक तरीके से रिमांड है, उस रिमांड पर जिस तरीके से पूछताछ की जाएगी, पूछताछ के बाद जो इसके और उनकी गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो 2 लोगों की इससे पहले भी एटीएस ने गिरफ्तारी की थी, फिर चाहे वो एक गोंडा की बात की जाए या फिर उन्नाव से, जो उन्नाव गोंडा से गिरफ्तारी की गई थी उसमें भी कहा जा रहा था कि उनकी रिमांड ली जाएगी, क्योंकि उनका भी जिस तरह अलगाववादी के साथ साथ पीएफआई का जो कनेक्शन सामने आ रहा था उसको लेकर के पूरे मामले की तफ्तीश की जाए। लेकिन देखिए कलीम, ये कहा जा रहा है कि एटीएस अब जो पूछताछ करेगी वो मुजफ्फरनगर में करेगी, और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि तमाम कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर मुनीर को लेकर जाया जा सकता है। तो उस पूछताछ के दौरान क्या कुछ जानने का प्रयास करेगी एटीएस? देखिए जिस तरीके से जो मुनीर की बात की जा रही है, जिस तरीके से क्योंकि मुजफ्फरनगर से जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद जो कनेक्शन निकल के आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पीएफआई के जो सदस्यों की बात की जाए, पीएफआई का जो एक पूरा मकड़जाल है वो यूपी में पूरी तरीके से फैला हुआ है। और अगर पीएफआई के कनेक्शन की बात करें, गिरफ्तारियों की जो सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं वो लखनऊ के बीकेटी और इटौंजा क्षेत्र से, क्योंकि वहां पर एक गढ़ बताया जाता है जहां पर पीएफआई के लोगों को पूरी ट्रेनिंग दी जा रही थी, कैसे उसके पास फंडिंग पहुंचाई जा रही थी, ये सभी मामले वहां से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से 10 दिनों की जो रिमांड ली जा रही है मुनीर की, उस रिमांड के बाद उसको राजधानी लखनऊ के भी कुछ ऐसे क्षेत्रों में लाया जा सकता है जहां पर इसका पूरा कनेक्शन बताया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से कुर्सी रोड से लेकर के सीतापुर रोड तक ये पूरा कनेक्शन फैला हुआ था, वहां पर जो एक गांव बताया गया, उस गांव में जो पूरा कनेक्शन फैला हुआ था पीएफआई का, जहां पर जो गिरफ्तारियां हुई थी उस गांव से लगभग आधा दर्जन से अधिक लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी। उसके बाद से जो एटीएस की लगातार रेड चल रही थी, उसी रेड के तहत जो पीएफआई का सक्रिय सदस्य जो मुनीर बताया गया, क्योंकि इसका काम था सोशल मीडिया करना और पीएफआई जिस तरीके से बैन किया गया था उस बैन को हटाने के लिए इसकी आवाज उठाना। यानी कि देखिए कलीम, ये जो मुनीर था ये सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव था और सोशल मीडिया के जरिए ही लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता था। धन्यवाद कलीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए पीएफआई का सक्रिय सदस्य मुनीर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वही आज जब इसे लखनऊ के कोर्ट में पेश किया गया तो 10 दिन की रिमांड को भी मंजूर किया गया है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि तमाम कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर जो एटीएस है वो मुनीर को लेकर पहुंचेगी कि आखिर और कौन कौन से सदस्य हैं, ये भी जानने का प्रयास आज एटीएस करते हुए नजर आएगी। और तमाम कई ऐसे राज हैं जिससे पर्दा हटाने का भी प्रयास एटीएस करेगी, क्योंकि पीएफआई की अगर हम बात करें तो भारत में फिलहाल पीएफआई को बैन कर दिया गया है। ऐसे में
आखिर और कितने सक्रिय सदस्य हैं और किन किन क्षेत्रों में इसके सदस्य सक्रियता से काम कर रहे हैं, या जो सदस्य जमीनी स्तर पर तो काम कर ही रहे हैं और सोशल मीडिया पर किस तरीके से पीएफआई ने अपनी सक्रियता भारत में बढ़ा दी है, इसको भी आज जानने का प्रयास करेगी एटीएस। तो देखिए, जिम्मेदार कौन, ये आप टेलीविजन स्क्रीन पर प्राइम टीवी की देख रहे होंगे कि शहर शहर पानी में सराबोर, आखिर जिम्मेदार कौन। आज ये सवाल पूछना बेहद लाजमी हो गया है क्योंकि प्रदेश में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। कई सड़कों पर पानी तो कहीं घरों में पानी घुस गया है और ये सभी तस्वीरें अधिकारियों की लापरवाही को बयां करती हैं। नगर निगम की लचर हालातों की पोल खोलती हुई ये तस्वीरें हैं जिसमें ये देखा जा सकता है कि पानी जो है लोगों के घरों में घुस गया है, लोगों के घुटनों तक पानी भर गया है, तो कहीं बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। तो आज प्रदेश की राजधानी के परिवर्तन चौक पर भी गड्ढा हो गया, जिसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और तमाम तरीके की कोशिश करते हैं, बैरिकेडिंग लगा देते हैं ताकि हादसा ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी सवाल यही है कि जब सीएम योगी आदित्यनाथ के सरकार के तमाम मंत्रियों ने यह दावा किया था कि यूपी को गड्ढा मुक्त बनाया जाएगा, तो आखिर जो अधिकारी हैं वो सरकार की मंशा पर पलीता लगाते हुए क्यों नजर आते हैं, और अगर पलीता लगा रहे हैं तो उन सभी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम से लेकर जल विभाग तक सबकी लापरवाही इस पूरे तस्वीरों के जरिए हम समझ सकते हैं, क्योंकि कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था नहीं है, जल निस्तारण की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में कहा जा रहा था कि जो इस बार का यूपी है, जो नया यूपी है साल 2023 का, वो बारिश की हर समस्याओं से निपटने को तैयार है। लेकिन हर साल की तरह इस साल भी जो बारिश है उसने जनता को खासा परेशान किया है। सीधा रुख करते हैं रितेश का, जो इस खबर पर हमारे साथ प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तस्वीरों को बयां करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए रितेश, अगर आज हम सुबह की बात करें तो रुक रुक कर जो लखनऊ है वहां के कई कई क्षेत्रों में बारिश हो रही है। ऐसे में सड़कें बदहाल हो चुकी हैं, जो पानी है वो घुटनों तक भर रहा है, सड़कों पर गड्ढे हो रहे हैं। इन सब के पीछे का आखिर जिम्मेदार कौन है? देखिए मुस्कान, बहुत ही एक बड़ा सवाल है और बहुत कठिन सवाल है और अहम सवाल है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ है। एक स्लोगन यहाँ चलाया जाता है कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में। लेकिन मुस्कान, मैं आपको बता दूं कि जो स्थिति लखनऊ की इस समय बनी हुई है रोडों की, तो आप मुस्कुराइए नहीं बल्कि सतर्क हो जाइए और संभल कर चलिए, क्योंकि रोड में कब कहाँ कौन सा गड्ढा हो जाए, कौन सी रोड फट जाए और वो पाताल बन जाए और आप गाड़ी सहित आप उसके नीचे समा जाए, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं लखनऊ की सड़कों पे। सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस बात की समीक्षा करते हैं, नगर निगम के अधिकारियों को ये निर्देशित भी करते हैं। प्रदेश के जो नगर विकास मंत्री हैं उनको भी वो निर्देश देते हैं बराबर लगातार, वो भी अपने अधिकारियों को कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये प्रदेश में जो अचानक जल भराव तो हो नहीं रहा है कि पहली बारिश हो रही हो, और 2023 में इससे पहले बारिश ही नहीं हुई है। इससे पहले भी बरसात आती थी, हर साल बारिश होती है, सब सरकारों ने व्यवस्थाएं नहीं की, आज भी उस व्यवस्था को सुधारा नहीं जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोक निर्माण विभाग यदि रोड बनाता है तो रोड के साथ में उसे नाली भी बनानी चाहिए, उसका ड्रेनेज की भी व्यवस्था होनी चाहिए। यदि ड्रेनेज होगा तो जल पे जो जल भराव हो तो रोड पर वो जल कहीं ना कहीं रोड पर नालियों पर निकलेगा, उससे रोड की स्थिति बनी रहेगी। तो आज सबसे बड़ी समस्या का कारण यही बन रहा है कि जो ड्रेनेज नहीं है लखनऊ में सुचारू रूप से, एसटीपी जो बनाए गए हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो बनाया गया है, वहां तक यहाँ की जल निकासी वहां तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। तो ये सब सारी समस्याएं कहीं ना कहीं मैकेनिकल समस्याएं हैं। जो अभियंता हैं, जो इंजीनियर हैं, उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। सिविल इंजीनियर इतने सारे इसमें निर्माण निगम में जुड़े हुए लोग हैं, उत्तर प्रदेश में और भी व्यवस्थाएं हैं, तो उनको इस चीज को देखना चाहिए कि अगर रोड बना रहे हैं तो रोड के साथ साथ पानी निकालने का भी रास्ता होना चाहिए। बिल्कुल रितेश, देखिए जब सुषमा खरकवाल ने मेयर का पद धारण किया था तो उनके एक स्टेटमेंट को मैं याद दिला दूं और जनता को भी बता दूं कि उन्होंने कहा था कि जितनी भी समस्याएं हैं हम पत्रकारों को बुलाएंगे, समस्याओं को जानने का प्रयास करेंगे और लखनऊ की सड़कों पर इस बारिश में पानी नहीं जमा होगा। लेकिन एक बार फिर से नगर निगम की पोल खुल गई है। सही बात कहा आपने मुस्कान, सुषमा खरकवाल जीतने के बाद थोड़ी तेजी उन्होंने दिखाई थी। उन्होंने कोई भी जानकारी मिलती थी तत्काल पहुंच जाती थी, थाने पर अगर कोई सुनवाई नहीं हो रही तो वहां भी पहुंच गई। तो एक नेता कोई जीतता है चुनाव तो उसके बाद उसके अंदर ये चीजें रहती हैं कि पहुंच के देख लूं, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। लेकिन
सुषमा खरकवाल को भी ये सोचना होगा, लखनऊ के बारे में समझना होगा और लखनऊ की रूट के बारे में समझना होगा कि किस रूट पर क्या समस्याएं हैं। ये समस्या एक दिन की नहीं है। हालांकि उन्होंने दावा किया है कर देंगे, लेकिन अभी सबसे बड़ी बात एक और, नगर निगम की अगर बात की जाए तो इको ग्रीन जो कंपनी है उसका भी ठेका पूरी तरीके से निरस्त कर दिया गया है। अब उनका कूड़े उठाने का भी काम नहीं रह गया। नगर निगम ये दलीलें दे रहा था कि ये घरों से कूड़ा उठाते थे लेकिन झाड़ू नहीं लगा पा रहे थे। कार्य समिति बैठती है, बैठक में इनको हटा दिया जाता है। अब नगर निगम के हाथ में कूड़ा व्यवस्था आ गई है, तो कहीं ना कहीं हर चीज धराशायी है। सबसे बड़ी बात रितेश, अभी आपने बताया कि कूड़ा निस्तारण की भी जिम्मेदारी अब नगर निगम ने ले ली है और कहीं ना कहीं नगर निगम भी इसमें भी फेल हो गया है, क्योंकि जगह जगह कूड़ों के ढेर लग रहे हैं, उससे बीमारियां फैल रही है, क्योंकि उन्हीं कूड़ों के ढेर की वजह से जो पानी है वो एक ही जगह पर इकट्ठा होकर रह जा रहा है। बिल्कुल सही बात है मुस्कान। देखिए, सबसे बड़ी बात मैंने आपको कहा कि बारिश है, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये इसको रोका नहीं जा सकता, बांध नहीं बनाया जा सकता, लेकिन हाँ इसको निकालने का रास्ता जरूर बनाया जा सकता है। तो इतना रुपया अगर उत्तर प्रदेश सरकार खर्च करती है तो ड्रेनेज की व्यवस्था क्यों नहीं हो पाती? और भी अन्य शहरों की बात की जाए तो बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ पर ड्रेनेज की सुचारू रूप से व्यवस्था है। यहाँ पर ड्रेनेज की व्यवस्था क्यों नहीं है? क्यों जल भराव होता है? क्यों बीमारियां फैलने की ऐसी नौबत आती है? सबसे बड़ी चीज यह है कि अगर सरकार इस पर इस मद में पैसे खर्च कर रही है तो उसे सोचना चाहिए कि जिस मद में हम पैसे खर्च कर रहे हैं वो पैसे उस मद में लगने चाहिए। यानी ड्रेनेज की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर धरातल पर उतर के नेता और मंत्री देखें या स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखे तो उनको पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी की सड़कों पर ड्रेनेज की व्यवस्था कितनी बदहाल है और कितनी बेकार है। तो उसको उनके नजर में इस बात को इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक लखनऊ की बदहाली की जो तस्वीरों के साथ ये अपने आंखों देखा हाल बयां करने के लिए, क्योंकि देखिए इस वक्त प्रदेश की राजधानी बारिश से बदहाल हो चुकी है, जो सड़कें हैं वो गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। अब ये देखना मुश्किल हो गया है कि नहरों में सड़कें हैं या सड़कों में नहर है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम क्षेत्रों की तस्वीरें सामने आई है उसमें लोगों के घुटनों तक पानी भरा हुआ है और उन्हीं घुटनों के भरे हुए पानी से लोग निकलने को तब्दील है, लोग अपने काम पर जाने को मजबूर हैं और वहीं जो गड्ढे हैं वो परेशानियों का सबब बन चुके हैं प्रदेश की जनता के लिए, क्योंकि जो गाड़ियां हैं वो इन गड्ढों को देख नहीं पाती हैं, गड्ढों में फंस कर रह जाती है। तो वह बलरामपुर अस्पताल के पास की भी तस्वीरें हमने बीते दिनों आप तक पहुंचाई थी कि किस तरीके से एक बड़े से गड्ढे में एक गाड़ी फंस जाती है जिस पर सुध लेने वाला भी कोई नहीं है। कभी विकास नगर से टूटी हुई सड़कों की तस्वीरें सामने आती हैं। इतनी लापरवाही हो रही है, इन लापरवाही के आखिर जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि सवाल जस का तर्ज बना हुआ है। गड्ढों को भरवा दिया जाता है और फिर से यातायात शुरू हो जाता है, लेकिन अगर फिर से वही गड्ढा टूट जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि तमाम कई ऐसे जो क्षेत्र है वहां से तस्वीरें सामने आ रही है। अभी इस तस्वीर का हम जिक्र भी कर रहे थे कि ये बलरामपुर अस्पताल के पास की तस्वीर है और देखिए उन तस्वीरों में आप प्रदेश की सड़कों का हाल देख सकते हैं। ये हाल तो प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है, ऐसे जो तमाम हमारे 75 जिले हैं उसका हाल क्या होगा ये पता लगाना भी बेहद मुश्किल है। तो कहीं जो आवारा खुले हुए जानवर हैं वो भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुके हैं, क्योंकि दावे तो बहुत किए जाते हैं लेकिन अगर हम कई ऐसे जिले हैं अगर वहां पर जाएंगे तो अभी भी खुले जो जानवर हैं वो हमको घूमते हुए मिल जाएंगे जिनसे हादसे भी होते हैं। तो देखिए लोगों के घर भी डूब चुके हैं और जो सड़कें हैं वो भी पूरे तरीके से नहर में तब्दील हो चुकी है। और ये हाल सिर्फ प्रदेश की राजधानी लखनऊ का नहीं है, जो तमाम और जिले हैं, जो तमाम 75 जिले हैं उन सभी का हाल यही है। कहीं पर जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, कहीं पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है, कहीं पर पानी इकट्ठा हो जा रहा है जो बीमारियों को दावत दे रहा है। तो उसके बावजूद भी जो नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो लोक निर्माण विभाग है और साथ ही साथ जो हमारे तमाम जल विभाग है उनके अधिकारियों ने फिलहाल चुप्पी साध ली है, क्योंकि कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जबकि हर एक नए दिन के साथ इन सभी विभागों के अधिकारियों की लापरवाही अब खुलकर सामने आ रही है। जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, जल निकासी की व्यवस्था नहीं है और कूड़ा उठाने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। और जैसे जैसे ये तस्वीरें सामने आ रही हैं तो किस तरीके से तैयारियां की गई थी 2 महीने पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद, उसकी भी पोल खोलती हुई ये तस्वीरें हैं। तो देखिए कानपुर की तो लगातार हम आपको कानपुर, इलाहाबाद के साथ ही प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तस्वीरें दिखा रहे थे। अब प्रदेश के अन्य जनपदों का हाल क्या है
वो हमारे सहयोगी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ सुल्तानपुर से आशुतोष तो कानपुर से उपेंद्र अस्थाना जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, आप लगातार इस खबर पर हमारे दर्शकों को अपडेट दे रहे हैं और साथ ही बता रहे हैं कि जो सड़कें हैं वो कितनी बदहाल हैं। खबरें तो चल रही है, लेकिन क्या अधिकारी इसका संज्ञान लेते हुए दिखाई दिया आपको धरातल पर? जी मुस्कान, पूरी अगर बात की जाए खबर की और अपडेट को लेकर के, तो प्राइम टीवी खबर का असर तो काफी हुआ, क्योंकि अगर बात की जाए तो जो कानपुर नगर निगम में जिस खबर को लेकर जलभराव के रोड को बताया गया था, वो रोड तो बना दी गई, पूरी तरीके से गड्ढा मुक्त कर दी गई है। पर अगर बात की जाए तो जो ठेकेदार है वो अभी तक जो है पानी रोड तो बनाने गड्ढा तो मुक्त कर दिया है, पर पानी निकासी को लेकर अभी तक जो नालियां हैं वो अभी तक किसी भी ठेकेदार ने कोई भी नाली नहीं बनाई है। इसको लेकर के जो सड़क बनी हुई सड़क जो है वो भी कुछ दिन बाद बरसात के बाद भी इसका भी खस्ता हाल हो जाएगा। इसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल निशान उठते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार के जो अधिकारी है वो पूरी तरीके से भ्रष्ट नजर आ रहे हैं इस मामले में। ठीक है, आशुतोष का सीधा रुख करते हैं। देखिए आशुतोष, प्रदेश की राजधानी का तो हाल बेहाल है, जो सड़कें हैं उसमें बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिल रहे हैं, पानी भर जा रहा है, कुछ ऐसा ही हाल कानपुर का है। फिलहाल आशुतोष, सुल्तानपुर की तस्वीरें कैसी हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें सुल्तानपुर की अगर बात करते हैं, सुल्तानपुर के 25 वार्ड है, 25 वार्डों के 25 सभासद हैं, और जिस तरह बरसात हो रही लगातार, बरसात को लेकर कहीं ना कहीं सभासदों का बुरा हाल देखने को मिल रहा है। वहां पे मोहल्ले वासियों का जो है कोई कार्य अच्छा नहीं देखने को मिल रहा है। इसके साथ अगर हम आपको बता दें, जिस तरह इधर बीच जो बारिश शुरू हुई है, बारिश के नतीजे को देखते हुए कहीं ना कहीं वार्डों की समस्या को पोल खोल के रख दिया है। अगर ऊपर से मुख्यमंत्री द्वारा जो है एक तरफ जो है सड़क सुधारने की बात की जा रही है, नालियां और खलंजों को सुधारने की बात की जा रही है, वही दूसरी तरफ कहीं ना कहीं लापरवाही भी देखने को मिल रही है, जहां पे जल भराव का कारण देखने को मिल रहा है। देखिए, लेकिन आशुतोष, अभी तो कुछ ही बारिश हुई है, अभी मानसून की समझ लीजिए आहट ही हुई है। ऐसे में अभी से सुल्तानपुर का हाल बेहाल है, आगे की क्या रणनीति बनाई गई है फिर? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। जिस तरह जो है, जैसे अगर मिसाल के तौर में अगर देखा जाए, चुनाव का माहौल जैसे नजदीक आता है, चुनाव के माहौल में जो है तमाम तरीके दावेदार को लेकर खड़े हो जाते हैं और जनता के बीच में जाते हैं अपना वोट मांगने के लिए। वहां पे कहते हैं हम आपके मोहल्ले की सड़क बना देंगे, नालियां बना देंगे, हैंडपाइप की व्यवस्था कर देंगे, तमाम तरह की और भी सेवा वहां पे कर देंगे। लेकिन वो धरातल पे कहीं ना कहीं कुछ कमियां देखने को मिलती है, वहां पूरा नहीं होता है। चुनाव जीत हासिल करने के बाद लोग अपने जो है कार्यालय पे या घर पे आवास पे जो है लौट जाते हैं, और ये नहीं होता है मोहल्ले में जाकर हमारे वार्ड में क्या समस्या है या हमारे मोहल्ले गलियों में क्या समस्या है, उसका जो है वहां पे निरीक्षण नहीं किया जाता है। अगर कोई जनता वहां पे अपील करता है अपने सभासदों को लेकर, वो सभासद वहां की बात सुनते हैं, उसको बात टाल देते हैं, कहते हैं आज नहीं कल परसों में जो है बन जाएगा, लेकिन वो धरातल पे कार्य जो है जल्दी देखने को नहीं मिलता है। बिल्कुल, धन्यवाद आशुतोष और उपेंद्र इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम अपडेट और वो तस्वीरें पहुंचाने के लिए जो इस वक्त प्रदेश का हर एक नागरिक झेल रहा है। तो देखिए, प्रदेश की राजधानी लखनऊ, सुल्तानपुर और प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ही सटे जिले कानपुर का हाल तो बारिश ने बेहाल कर दिया है। जनता बदहाल हो चुकी है, क्योंकि सड़कों पर पानी भरा हुआ है, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, और वो भी कीचड़ भरे पानी से लोग गुजरने को मजबूर हैं, क्योंकि जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। जो पानी है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जो जल का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि नगर निगम के साथ जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने दावा किया था कि वो अगर चुनाव जीत जाते हैं, जनता का उन्हें समर्थन मिलता है, तो वो अपने क्षेत्र और अपने मोहल्ले में काम करेंगे। लेकिन जब वाकई में काम करने की बारी आती है, और जब वाकई में इस बार काम करने की बारी आई है, तो सभी सभासद के साथ ही तकरीबन हर एक पार्षद अपने घर में कैद हो चुका है, या महज आश्वासन देता है कि जल्द से जल्द समस्याओं का निस्तारण होगा, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो लोगों की समस्याओं की कहीं सुनवाई हो रही है और ना ही जनता को इन सभी परेशानियों से निजात मिल रही है। तो हर जिले की तकरीबन यही कहानी है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, मंदिर तो क्या, नहरें भी उफान पर आ चुकी हैं। जो नहरें हैं वो उफान पर आने की वजह से जो पेड़ है वो भी लगातार गिर रहे हैं, कहीं आकाशीय बिजली गिर रही है, तो वहीं हादसों का यूपी बन चुका है फिलहाल इन दिनों। ये कहना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से सड़कों की हालत है, जिस तरीके से लोग परेशान हैं, वो कहीं ना कहीं अब परेशानी बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आगे आने वाले कुछ दिनों में मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि जनता को फिलहाल बारिश से राहत नहीं मिलेगी। ऐसे में अगर शुरुआती बारिश में प्रदेश का ये हाल है, तो आगे आने वाले दिनों में क्या हाल होगा, इसकी स्थिति का भी अंदाजा हम लगा सकते हैं।
तो बारिश में विकास की पोल खोलती हुई ये तस्वीरें हैं, जहां नगर निगम ने अपनी आंखें तक मूंद ली हैं, क्योंकि नगर निगम के साथ ही जो जल विभाग है उसकी भी पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो बारिश को लेकर के सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करे। लेकिन ना तो व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया, उल्टा जनता को और परेशानियों का ही सामना करना पड़ रहा है। हर एक नए दिन के साथ जो बारिश है वो तेजी से दस्तक दे रही है। रुक रुक कर प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है और ये बारिश लोगों को राहत देने के साथ ही उनकी मुसीबतों को भी बढ़ा रही है। तो देखिए, तमाम प्रदेशों के तमाम प्रदेश के जिले हैं उनसे हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए थे। सभी तस्वीरों का जो हालात है उसको बयां कर रहे थे और उनके जिले का हाल क्या है ये भी बताने का प्रयास कर रहे थे। तो वहीं प्रयागराज से पवन और बरेली से भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो मॉनसून से स्थिति क्या बनी हुई है उनके जिले के, इस पर जायजा देंगे। सबसे पहले रुक करते हैं शिवानी का, जो बरेली से हमारे साथ बनी हुई है। शिवानी, मॉनसून की दस्तक हो चुकी है और अभी फिलहाल शुरुआती बरसात में प्रदेश के तमाम जनपदों का हाल बेहाल है, और बरेली का हाल इस वक्त कैसा है? हाँ जी मुस्कान, बात करते हैं बरेली के हाल की। बात करते हैं बरेली के हाल की, तो आप देख सकते हैं, मैं आपको लाइव तस्वीर दिखा रही हूँ यहाँ की। ये इस टाइम में मैं उत्तर प्रदेश बरेली के मॉडल टाउन पोश एरिया में खड़ी हूँ, जहाँ पर भारी बारिश के चलते यहाँ का हाल बेहाल है। साथ ही यहाँ शॉपकीपर्स है, आप देख सकते हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं, मैं प्राइम टीवी की जनता को लाइव तस्वीरें दिखा रही हूँ उत्तर प्रदेश बरेली की, जहाँ पर यहाँ शॉपकीपर्स का भी काफी बुरा हाल है, क्योंकि लोग आ जा नहीं पा रहे हैं शॉप पर। और साथ ही मैं आपको मुस्कान अभी शॉप के अंदर ले चलती हूँ और शॉप के अंदर शॉपकीपर से भी पूछवाती हूँ कि आखिर उनका क्या हाल है भारी बारिश के कारण। सर, क्या कहना चाहते हैं? भारी बारिश के चलते यहाँ लोग आ जा नहीं पाते हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये तो देखिए, जब ज्यादा बारिश बढ़ता है वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, जब ज्यादा बारिश होती है, अभी तो कम है, जब ज्यादा बारिश होती है और ज्यादा बढ़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं, नगर निगम की खुदरा नुकसान लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। साथ ही यहाँ पे पार्षद आते हैं, पूर्व पार्षद की बात करें, साथ ही हम अभी रिसेंट पार्षद में भी पार्षद करें जो कि अभी अतुल कपूर जी है, उनका भी यहाँ पर कोई भी नहीं है, नजरअंदाज कर दिया जाता है। ठीक है शिवानी, मैं वापस आपका रुख करूंगी, लेकिन अब मैं सीधा चलती हूँ प्रयागराज, जहां से पवन लगातार तमाम अपडेट के साथ तमाम तस्वीरें भी हम तक साझा कर रहे हैं। देखिए पवन, संगम नगरी प्रयागराज को कहते हैं, जहां पर हर साल तमाम श्रद्धालु आते हैं, लेकिन बारिश ने जो प्रयागराज नगर निगम है, जो जल विभाग है, उसकी पोल खोल कर रख दी है। अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, या फिर हर बार की तरह अधिकारी जो कैमरा है उससे भागते हुए नजर आए? जी बिल्कुल मुस्कान, संगम नगरी प्रयागराज को पूरे विश्व में इसकी ख्याति है। लोग संगम नगरी प्रयागराज में देश के कोने कोने से आते हैं और यहाँ पे गंगा यमुना अदृश्य संगम में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। लेकिन अगर बारिश के दौरान सड़कों की बात की जाए तो हालांकि शहर का जो पॉश एरिया है वो निश्चित रूप से साफ सुथरा है, लेकिन जितने भी शहर से थोड़ा सा आसपास के जो जगह है, चाहे वो गलियों की बात की जाए, चाहे सड़कों की बात की जाए, तो निश्चित रूप से नगर निगम की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि तमाम ऐसे तस्वीरें हम सब लोगों ने देखी जब लोग बारिश के दौरान घुटने तक पानी में अपने घरों के आसपास आते हुए नजर आए और लोग अपने घरों से बारिश के पानी को निकालते हुए नजर आए। तो ऐसे में ये तस्वीरें हैं, निश्चित रूप से नगर निगम द्वारा कराए गए विकास कार्यों की पोल खोल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए नगर निगम के दावों की और साथ ही प्रदेश सरकार की जो दावे हैं उसकी पोल खोलती हुई तस्वीरें प्रदेश के तकरीबन हर एक जिले से सामने आ रही हैं। देखिए शिवानी, आप लगातार हमें तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरीके से जो पानी है वो भरा हुआ है, जो आसपास के दुकानदार है वो भी पानी भरने की समस्या को लेकर खासे परेशान है। लेकिन बरेली के इस हाल का आखिर जिम्मेदार कौन है, और अगर जिम्मेदार है तो उस पर कार्रवाई कौन करेगा? जी बिल्कुल मुस्कान, मैं आपको बता दूं, इसकी लापरवाही की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नगर निगम है और साथ ही अधिकारियां हैं जो कि काफी एप्लीकेशंस जाती है, नाले भर जाते हैं, रोड की भी एप्लीकेशंस जाती है, गड्ढों की भी एप्लीकेशंस जाती है, बट उसकी कोई भी चीजों पे एक्शन नहीं किया जाता है। इसकी पूरी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नगर निगम।
साथ ही साथ वहाँ के अधिकारी हैं। बिल्कुल, धन्यवाद पवन और शिवानी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा कि लगातार जो प्रदेश के कई जिले हैं वहां से हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए थे और तकरीबन सभी ने बताया कि नगर निगम सबसे बड़ा जिम्मेदार है प्रदेश की इस स्थिति के पीछे, क्योंकि नगर निगम को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए थे। 2 महीने पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठकों के दौरान जो तमाम जिले के अधिकारी हैं, जो नोडल अधिकारी हैं, उन सभी को दिशा निर्देश दिए थे, लेकिन उन सबके बावजूद भी अधिकारियों ने शायद बातों को सीरियसली नहीं लिया, या यूं कहे कि जो सीएम योगी आदित्यनाथ की जो मंशा है उस पर पलीता लगाते हुए अधिकारियों की लापरवाही एक बार फिर से बारिश के मौसम में जनता के सामने आ चुकी है। 4 बजे की 4 बड़ी खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।